ऐसा मामला था जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया। 4 बार मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ और एफआईआर लगाने के बाद जो कह रहा था एडिशनल एसपी कि गैंगरेप हुआ है, अपहरण हुआ है, डकैती हुई है, ये सारी एविडेंस है, आरोपियों की पूछताछ नोट है, सब कुछ मिला हुआ था, वही कहता है कि कोई घटना नहीं। ऐसा क्या कारण था कि जो गैंगरेप के जो आरोपी थे उनको ये बचा रहे थे? कि गांधी का अंश भी उसमें होता तो वो उस मुकदमे को दर्ज करता जो खुद के खिलाफ था, इन्वेस्टिगेशन करता और जनता को बताता कि ये देखो झूठा मुकदमा। झूठे मुकदमे में आपकी गिरफ्तारी हुई, आप उसे झूठा बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी तौर पे तो कुछ तो बनाया ही होगा रिकॉर्ड के लिए। आप मुझे बताइए, किसी पुलिस अफसर जो आरपीएस अफसर है उसको छेड़खानी करके SC/ST का अपराध करके कोई चला भी जाएगा क्या? और घटना की CCTV रिकॉर्डिंग भी है। और वो आपकी गिरफ्तारी हुई थी वो भी काफी नाटकीय अंदाज में हुई थी, जिस तरीके से हाईकोर्ट परिसर से और इस तरीके से लेके जाना। आप भी कोर्ट में पैरवी करते हैं, जिस दिन किसी ताकतवर खिलाफ पैरवी करेंगे और आपके खिलाफ सरकार या वो ताकतवर व्यक्ति इसलिए मुकदमे करे कि इसने कोर्ट में पैरवी करी और कोर्ट से ऑर्डर कराया, तो मुझे बताइए न्यायपालिका कहां से बचेगी? अशोक गहलोत के खुद का वीडियो मिल जाएगा आपको, वो कहता है कि मैंने अनेकों हाईकोर्ट जज बनाए हैं और इस न्यायपालिका में बहुत भयंकर भ्रष्टाचारी है जज। वकील फैसले लिख के ले जाते हैं और जज साइन कर देते हैं। ये तो उसके खुद के कहने। कि आप उस समय सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक मुहिम चला रहे थे, जो भी भ्रष्टाचारी थे। कई लोगों का कहना था कि आप सभी लोगों पर कर रहे हैं अटैक, लेकिन कम से कम अपने पैसे को तो छोड़ दीजिए। मुझे आज भी इसका दुख नहीं है। और न्यायपालिका में 1.25 लाख वकील हैं और 1.25 लाख वकीलों में से 1,24,000 वकील नहीं चाहते कि हमारा हाईकोर्ट जज, सेशन जज या मजिस्ट्रेट या उसका पेशकार या उसका चपरासी भ्रष्टाचार करे। कि आपके खातों में एक बहुत बड़ी राशि मिली थी। किसी अखबार ने तो ये भी पब्लिश करा था कि वो 22-23 करोड़ राशि थी 4 अकाउंट्स में मिली थी। कोई अपराधी, गुंडा, बदमाश, हिस्ट्री शीटर, भूमाफिया, ब्लैकमेलर या किसी भी तरह का अपराधी अपराध का पैसा अपने बैंक खाते में डालेगा क्या? किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो उसको पैदल चलवाते हैं, तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करने का है। हो सकता है कि वो अभी तो आरोपी है, अभी दोषी भी नहीं हुआ साबित। किसी भी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना, फिर उनको पैदल चलाना, फिर उनको गोली मार देना पैर में। ये गोली इन नागरिकों को नहीं मारी जा रही है। हाँ, आज ये गोली मारी जा रही है हाईकोर्ट जजों के सिर में, सुप्रीम कोर्ट जजों के सिर में, न्यायपालिका के सिर में, संविधान के सिर में गोली मारी जा रही है। ये सरकार बदल गई है, नए वाले मुख्यमंत्री आ गए, इनकी पुलिस का किस तरीके से देखते हैं आप? हमेशा राजनीति में चेहरा बदलता है, सत्ता नहीं बदल पाती है। ऐसा क्या कारण है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी प्रभावी रहती है कि जो सरकार है वो बदलती रहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमेशा स्ट्रांग रहती है? जब भी कोई MLA बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है या कोई और नेता बनता है, राजनीति करने तो माहिर होते हैं, लेकिन पैसे कमाने माहिर ब्यूरोक्रेट हो। वो सारे उल्टे सीधे काम ब्यूरोक्रेसी उनको सिखाती है। फिर उनको लगता है अच्छा पैसा आ रहा है तो सबको अच्छा लगता है, कमाऊ पूत बढ़ जाते हैं। फिर नेता पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद अफसर कहते हैं ब्लैकमेल करने से, बस आप ये करो नहीं तो हम ये कर देंगे। गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ पहले ED आई थी चुनाव से पहले, लेकिन जब सरकार आ गई इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी अगर किसी राजस्थान की कांग्रेस के नेता से किसी से डरती है तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा। नमस्कार, बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मेहमान हैं हमारे एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी। गोवर्धन सिंह जी राजस्थान में एक ऐसे चर्चित नाम हैं जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब हाई कोर्ट ने किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR करने का आदेश सुनाया, और वो जो उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई वो एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी ने निभाई। हालांकि उसके बाद इनकी लाइफ में भी एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि इन्हें 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा। आज जो भी पूरी घटना है, पूरी कहानी जानेंगे गोवर्धन सिंह जी की जुबानी। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा आपके थोड़ा सा पृष्ठभूमि से, आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था शुरुआती। देखिए, मैं बीकानेर में मेरा जन्म हुआ, बीकानेर में ही पढ़ा लिखा, और फिर उसके बाद घर की परिस्थितियों के चलते कुछ व्यवसाय करना पड़ा। और टेलीकॉम उस समय शुरू में आया था, तो टेलीकॉम से हम लोग जुड़े। राजस्थान, पंजाब स्टेट में सैकड़ों कर्मचारियों के साथ ठीक ठाक से हमने काम किया। और उसके बाद 2010 में परिस्थितियां ऐसी बदली जिस कारण से मुझे बीकानेर नहीं राजस्थान भी कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा। ऐसा क्या हुआ था उस समय 2010 में, थोड़ा सा बताएंगे आप? 2010 में नहीं हुआ था, वो 2005 में हुआ था। और 5 में ये हुआ था कि भारत में एक गजब का कानून, सूचना का अधिकार, RTI कानून आया। उस कानून को 2006 में जब उपयोग शुरू किया तो कई सारे भ्रष्टाचारियों के बड़े बड़े घोटाले शुरू
हो गए खुलने, और हम लोग चूंकि सक्षम थे टेलीकॉम के व्यवसायी के नाते, और मन में कुछ हिंद की जय करने का काम था, अच्छा करने का भाव था, भारत माता की जय करने का काम था, तो वो जो दस्तावेज थे वो दस्तावेज सीबीआई को, एसीबी को, सरकार को, न्यायालय को, पुलिस को, सबको दिए। तो अनेकों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई सारे मुकदमे जुए, कईयों की जमीनें चली गई, कईयों की नौकरियां चली गई, कई लोग नौकरियां छोड़ गए। ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारियों ने मिलकर 2010 में फरवरी में, अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री था, उसके साथ और आईपीएस अफसरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कई सारे फॉल्स केसेस दर्ज कराए, और उन फॉल्स केसेस के दर्ज होने पर मुझे लगभग 8 महीने फरार रहना पड़ा। तो उस समय मैंने राजस्थान कुछ समय के लिए छोड़ा था। फिर बाद में हाईकोर्ट ने एक साथ सितंबर 2010 में सभी मुकदमों से मुझे मुक्त कर दिया और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। आप टेलीकॉम का अपना अच्छा व्यवसाय कर रहे थे, उसके बाद फिर आप आरटीआई एक्टिविस्ट भी बन गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको एडवोकेट भी बनना पड़ा? 2010 में जब हाईकोर्ट ने मुझे सभी मुकदमों से फ्री किया, सरकार को हाईकोर्ट ने घेरा, पुलिस को हाईकोर्ट ने घेरा, तब मेरे समझ में आया कि जब आपको देशभक्ति करनी है, हिंद की जय करनी है, तो व्यवसाय के रूप में ये लोग आसानी से नहीं करने देंगे। तो मुझे लगा कि मुझे एलएलबी की पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने पढ़ाई करी और पढ़ाई करके फिर मैं वकील बना, और वकील बनकर मैंने जयपुर हाई कोर्ट में वकालत शुरू करी। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जो एलएलबी की पढ़ाई की, उससे पहले आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी या? नहीं, कंटिन्यू चल रही थी। मैं तो उसमें गैप लग चुका था, पढ़ाई बहुत 10-15 साल छोड़ कर पाया मैं। ये सिर्फ आपका जो जुनून आया कि कुछ करना है, इस वजह से आपने फिर ये वकालत की पढ़ाई ये की? सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप यहाँ जयपुर आए बीकानेर से, लेकिन आपने यहाँ भी कम समय में काफ़ी अच्छा स्थान बना लिया वकालत में, तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, मेरे पास 2 चीजें बहुत ईमानदारी से साथ थी और लोगों को बहुत भरोसा था। वो थी मेरी सच्चाई, और मैं कुछ भी करूंगा तो मैं पूर्ण ईमानदारी से करूंगा। ये 2 ताकत मेरे साथ सदैव चली। और मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, मेरा हाईकोर्ट लगता है जोधपुर में, इसके बावजूद मैं जयपुर में आया। 2016 के अंत में वकालत शुरू की। 2017 मेरा पहला वर्ष था। 2017 में जनता ने, नागरिकों ने मुझे इतना प्यार दिया कि कभी आप हाईकोर्ट में इंस्टीट्यूशन देखोगे तो अच्छे अच्छे जो बड़े वकील हैं उनका भी पहले साल में इतना इंस्टीट्यूशन नहीं है, यानी जनता का इतना भरोसा नहीं जितना मुझे मिला। इसलिए मैं कर पाया, ऐसा मुझे लगता है। वो एक ऐसा मामला था जिसमें सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश दिया था, तो वो पूरा क्या मामला था, थोड़ा सा उसके बारे देखिए, में वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया था। वो जब पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, तो हम लोग पीड़िता की ओर से लोअर कोर्ट में गए और लोअर कोर्ट को सारे तथ्य बताए। तो लोअर कोर्ट ने अशोक गहलोत, उस समय भूपेंद्र यादव डीजी था और एमएल लाठर एडीजी क्राइम था, और अन्य कई पुलिस वाले जिन्होंने गड़बड़ियां करी थी, और महादेव सिंह खंडेला, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन करो और बाद में अनुसंधान करने के बाद फाइल जो है कोर्ट में पेश करो। इसके खिलाफ बाद में हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि इस पत्रावली से संबंधित सारी कागज जो है सुरक्षित रखो, नष्ट मत करो, और जो कागज कहीं भी पड़े उनको सबको स्टे किया जाता है। यह हाईकोर्ट ने भी किया। और सरकार, ये जो ऑर्डर हुआ था वो 31 मार्च 2022 को हुआ था। ये पूरा मामला क्या था, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूंगा। 31 मार्च 2022 को जो एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर हुआ, पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, पुलिस ने कहा कि कोर्ट के ऑर्डर पर हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। जबकि होता यह है कि कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज कराने वाले की ओर से स्टेट होता है, आरोपियों की ओर से सामने होता है। यहां आरोपियों की ओर से सरकार कह रही हम दर्ज नहीं करेंगे, ये बात है। और अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह मामला था क्या। बिल्कुल, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप, जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री था, हो सकता है आने वाले भविष्य में उससे भी ज्यादा गिरी हुई हरकतें करने वाले मुख्यमंत्री आ जाए। लेकिन आप मुझे बताइए, अशोक गहलोत में थोड़ा सा भी मानवता होती, कहीं सच्चाई होती और बेईमानी नहीं होती, और अगर वो इतना सा कर देता कि मामले में एफआईआर दर्ज करता, इन्वेस्टिगेशन करता और जनता को बताता कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा हुआ था, नहीं बता पाया, डर गया था, और उस डर के कारण से उसने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब आप अंदाजा लगा लो इस बात से कि घटना की गंभीरता क्या होगी। मैं वो घटना बता देता हूं, शायद आप वही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। 2022 में जब एफआईआर का ऑर्डर हुआ, उससे पहले एक गैंगरेप, अपहरण, डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ
रात के 2:30 बजे ये घटना हुई थी। 4 बार मामले में इन्वेस्टिगेशन हुआ। सीआईडी सीबी के एडिशनल एसपी ने माना कि इन 29 लोगों ने गैंगरेप अपन डकैती का अपराध किया है। डकैती का सारा सामान बरामद कर लिया। डकैत जिस तरफ से आए थे उनकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, उनकी कॉल डिटेल, टावर लोकेशन, सब कुछ पुलिस ने निकाल ली और अब केवल गिरफ्तारी शेष थी। उसके बाद जांच चेंज हुई, उसने भी माना, फिर जांच चेंज हुई, उसने भी माना और अंतिम चौथे आईओ ने जब मान लिया तब अशोक गहलोत और महादेव सिंह खंडेला और भूपेंद्र यादव उसी चौथे आईओ पर दबाव बनाते हैं और ये कहते हैं कि इन बलात्कारियों को, इन डकैतों को आप बरी कर दीजिए। अच्छा, बरी करने के लिए बोलते यस। जब आईओ वैसे तो कर नहीं सकता कानून के मुताबिक क्योंकि हाई कोर्ट में रिपोर्ट दे चुका है वो, लेकिन चूंकि अशोक गहलोत एकदम नीचे उतर गया, भूपेंद्र यादव बिल्कुल नीचे उतर गया, तो आईओ ने जिसने गैंगरेप अपन डकैती माना उसी ने वापस मामले को एफआर लगा दी। और एफआर लगाने के बाद आप कल्पना करिए, कानून को तो धज्जियां उड़ाई। जो कह रहा था एडिशनल एसपी कि गैंगरेप हुआ है, अपहरण हुआ है, डकैती हुई है, ये सारी एविडेंस है, आरोपियों की पूछताछ नोट है, सब कुछ मिला हुआ था, वही कहता है कि कोई घटना नहीं हुई। आईओ ने पूरी रिपोर्ट चेंज कर दी। उसी आईओ ने, चौथे आईओ ने, जिसने माना उसी ने कह दिया कि नहीं हुआ, क्योंकि अशोक गहलोत और भूपेंद्र यादव उसको मारने पर तुल गए थे। तो अशोक गहलोत एक गांधीवादी नेता की छवि है, बाहर पब्लिक में स्वच्छता की भी बातें करते हैं। ऐसा क्या कारण था कि जो गैंगरेप के जो आरोपी थे उनको ये बचा रहे थे? इस बात का जवाब इसी बात से मिलता है कि गांधी का अंश भी उसमें होता तो वो उस मुकदमे को दर्ज करता जो खुद के खिलाफ था, इन्वेस्टिगेशन करता और जनता को बताता कि ये देखो झूठा मुकदमा था। इतना डरपोक, इतना कायर मुख्यमंत्री, और अपने अपराध से बचने के लिए क्या क्या नहीं किया उसने, वो सारा एपिसोड इसमें है कि अशोक गहलोत ने यह मुकदमा दर्ज नहीं किया और क्या किया, 27 दिन तक उसको कहीं पर भी रिलीफ नहीं मिली, सरकार को भी रिलीफ नहीं मिली, मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर था, कंटेम्प्ट भी लग गया था। उसने एक काम किया कि भाई इस पीड़ित का जो वकील है, जो कोर्ट में पैरवी कर रहा है, उसको पकड़ो। तो फिर उन्होंने 27 अप्रैल 2022 को मुझे एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया और 121 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा। कुल 9 महीने यानी 26 जनवरी 2023 तक इन्होंने रखा। फिर हाईकोर्ट फिर पीछे पड़ा, कई सारे मुकदमे दर्ज किए उन्होंने, अनेकों मुकदमे दर्ज कर दिए और मुकदमों की संख्या ये 48 तक ले गए। और हाईकोर्ट के पीछे पड़ने पर अंत में 26 जनवरी 2023 को इनको मुझे बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि इनके पास झूठे मुकदमे कराने वालों की संख्या खत्म हो गई। और वो झूठे मुकदमे भी ऐसे अजीब अजीब से थे, मर्डर का मुकदमा और पता नहीं गेहूं लेने का मुकदमा। वो जब आप आगे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा चीज़ों को। मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि वो झूठे मुकदमे में आपकी गिरफ्तारी हुई, आप उसे झूठा बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी तौर पे तो कुछ तो बनाया ही होगा रिकॉर्ड के लिए, जैसे तो वो क्या मामला था, थोड़ा सा वो भी बताएं। मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। पहले जिस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया वो मुकदमा अशोक गहलोत की पुलिस की ही एक एडिशनल एसपी जॉब है वही थी। और वो कहती है कि जब मैं चौराहे पर खड़ी थी तो मैं कई पुलिस वालों के बीच में खड़ी थी, गोवर्धन सिंह आया, मेरे साथ छेड़खानी भी कर ली, मेरे साथ SC/ST का अपराध भी कर लिया और चला भी गया। और 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराती घटना के। आप मुझे बताइए, किसी पुलिस अफसर जो RPS अफसर है उसको छेड़खानी करके SC/ST का अपराध करके कोई चला भी जाएगा क्या? और घटना की CCTV रिकॉर्डिंग भी है। अब मेरे खिलाफ जो SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ, बाद में तथ्य यह सामने आए कि जब उसका 1956 का रिकॉर्ड निकाला तो उसके दादाजी तो SC/ST के थे ही नहीं। तो वो उस समय बनाते गए चीजों को, कि बनाना उनके हाथ में था और वो स्टेज नहीं थी मुझे सुना जाए। हम लोग हाईकोर्ट में गए लेकिन तब तक वो अरेस्ट कर चुके थे। उसके बाद उसमें एक ही दिन में जमानत हुई, दूसरा मुकदमा कर लिया, दूसरे में एक दिन जमानत हुई, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। उस समय इनाम दिया जा रहा था, जो पुलिस वाला झूठे मुकदमे करेगा उसको कमाई का थाना दिया जाएगा, ये इनाम दे रहे थे। बहुत सारे पुलिस वाले दौड़ में लग गए इसमें। और वो आपकी गिरफ्तारी हुई थी वो भी काफी नाटकीय अंदाज में हुई थी, जिस तरीके से हाईकोर्ट परिसर से और इस तरीके से लेके जाना, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, काले कोट वालों के लिए भी, न्यायपालिका के लिए भी, वकीलों के लिए भी। कि बताइए, थोड़ा ही टाइम पहले तो वो स्टे उठा था शायद उससे। हाँ, उसी समय मैं आपको एक बात बताता हूं, आप वकीलों के लिए सोचने की बात है, अगर आपके माध्यम से जो वकील मुझे देख रहे हैं,
कि आप भी कोर्ट में पैरवी करते हैं। जिस दिन किसी ताकतवर के खिलाफ पैरवी करेंगे और आपके खिलाफ सरकार या वो ताकतवर व्यक्ति इसलिए मुकदमे करे कि इसने कोर्ट में पैरवी करी और कोर्ट से ऑर्डर कराया, तो मुझे बताइए न्यायपालिका कहां से बचेगी? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर खत्म हुआ, पुलिस के पास ऑर्डर नहीं था, सिविल वर्दी में कुछ लोग हाई कोर्ट में आते हैं और मुझे एडवोकेट की ड्रेस में जिस तरह से गिरफ्तार करते हैं बिना किसी आदेश के, यह न्यायपालिका के नष्ट होने का प्रमाण है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा, इसमें आपको यह भी लगता है कि कोई मिलीभगत थी? क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर से स्टे हटा और इमीडिएट गिरफ्तारी होगी, ये तो तभी संभव है। बिल्कुल, आपकी बात कई सही मामलों में तो जब कोर्ट निर्णय भी सुना देता है उसके बावजूद भी कंटेम्प्ट भी हो जाता है, तब भी एफआईआर नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो अब तो सारे तथ्य सामने भी आ गए हैं। बिल्कुल। आप सोचिए कि इनको इस बार, चूंकि पिछली बार 2010 में यानी 12 साल पहले अशोक गहलोत मात खा चुका था, इस बार इसने न्यायपालिका की तरफ से जिम्मेदारी किसको दी? MS सिंघवी, जो एडवोकेट जनरल था अशोक गहलोत की सरकार का। ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत ने राजकोष से एक सरकारी वकील को तनख्वाह और अन्य भत्तों के चलते 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया, ऑन रिकॉर्ड 200 करोड़ का, वो MS सिंघवी। और MS सिंघवी भारत की न्यायपालिका का सबसे ताकतवर परिवार माना जाता है। उसने इस बार गारंटी ली, इसके तो प्रमाण भी आ गए। प्रमाण क्या है सुनिए। अभी जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 2 ADJ और 1 IPS के खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया है कि आपने गोवर्धन सिंह के मामले में जो रीओपन करके फाइलें दी और गोवर्धन सिंह को उन मुकदमों में गिरफ्तार कर लिया, यह आपने हाईकोर्ट के आदेश को नहीं माना। हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट था कि पुलिस का और सरकार का रोल क्लोज किया जाता है, गोवर्धन सिंह के मुकदमे रीओपन नहीं किए जा सकते। प्रोटेस्ट जो है जिन्होंने लगाई है उनके और कोर्ट के बीच का मामला है और कोर्ट को हम ऑर्डर देते हैं जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट डिसाइड करें। 2010 के मामले में हाईकोर्ट का ऑर्डर था। अशोक गहलोत सरकार, अशोक गहलोत की पुलिस और कई IPS अफसरों ने उन मुकदमों को रीओपन कर लिया जिस पर हाईकोर्ट की रोक थी। तो आप मानिए कि पुलिस वाला तो अशोक गहलोत की दलाली करे, चापलूसी करे, समझ में आता है। 2 ADJ, आज की जेज में जो ADJ हैं, उन्होंने भी वही काम किया जो सरकार चाहती थी और उनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ। तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका का कोई ना कोई व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति जुड़ा हुआ था अशोक गहलोत से। और यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये अशोक गहलोत खुद भी कहता है। ये ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अशोक गहलोत के खुद का वीडियो मिल जाएगा आपको। वो कहता है कि मैंने अनेकों हाईकोर्ट जज बनाए हैं और इस न्यायपालिका में बहुत भयंकर भ्रष्टाचारी है जज। वकील फैसले लिख के ले जाते हैं और जज साइन कर देते हैं। ये तो उसके खुद के कहे हुए हैं। अब ये उसने नहीं बताया कौन कौन से जज मैंने बनाए। वो जज आज कहां है? आज हाई कोर्ट में है, किसी अन्य हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में। अगर बताया होता तो मेरे मामले का भी खुलासा होता कि क्या मेरे मामलों में भी उसी की भूमिका थी क्या, ये पता लगता। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के कुछ लोग अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति से मिले हुए थे, चाहे वो एडवोकेट जनरल हो, चाहे ये जो जिनके खिलाफ कंटेम्प्ट जारी हुआ हो, चाहे अन्य लोग हो। ये तो बड़े स्तर पर कोई जांच हो तो पता चले, एक बात। दूसरी व्यवस्था इसको करनी थी खुद के स्तर पर कि गोवर्धन सिंह के खिलाफ मुकदमे हो, पुलिस को फैसिलिटी मिले और चीजें जो है अखबार में भी छपे। तो 2 तरीके से इसने कंट्रोल किया। मीडिया को मैनेज किया। उसमें सबसे जो मैनेज होने वाला मीडिया था दैनिक भास्कर। 9 महीने में 64 खबरें दैनिक भास्कर ने छापी, लगभग राजस्थान के एडिशन में फ्रंट पेज पर फोटो समेत। ऐसा लगता था कि अशोक गहलोत के यहां से खबर बन के आती है और भास्कर छाप देता है। तो भास्कर के स्तर पर इन्होंने मुझे अनावश्यक बदनाम करने की असफल कोशिश की। अब ये कह रहे मकान तोड़ो गोवर्धन सिंह का, तो मकान तोड़ो तो वहां उस समय देवाराम सैनी उसका वो OSD था, उसने सारे कलेक्टरों को, सबको IAS अफसरों को निर्देश दिया तोड़ो, कुछ भी करो, अशोक गहलोत पागल होने वाला है अगर इसका मकान नहीं टूटा तो सारे काम उन्होंने किए उस समय। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये जो काम है इसका एक प्रमाण है। क्या एक मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है? मेरे खिलाफ पहली FIR दर्ज हुई, खट साइन करता है ऑर्डर शीट पर, कहता है कि इस वकील को, स्पेशल वकील को 2 लाख पेमेंट कर दो, इसको अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट में कर लो, हाई कोर्ट में इसको कर दो। दूसरी FIR दर्ज हुई, उस पर साइन करता है। 3-4 दिन बाद तीसरी FIR पर साइन करता है। 5-6 दिन बाद चौथी FIR साइन करता है। ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत के पास मेरे अलावा कोई काम है ही नहीं। ये तो प्रमाण है, कागजों पर है।
कि एक व्यक्ति को जेल में डालने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट के अभिषेक मनु सिंघवी वकील से लेकर नीचे छोटी छोटी जगहों पर लाखों रुपए का भुगतान किया है। टोटल मिलाकर करोड़ों रुपए का स्पेशल वकीलों को भुगतान किया है। हर मार ऑर्डर शीट चली और उस पर अशोक गहलोत साइन कर रहा है। उसके पास कोई काम नहीं था क्या? ये प्रमाण है कि इस पूरे षड्यंत्र में ये सारे लोग कहीं न कहीं इन्वॉल्व थे। अब तो इसकी बड़े स्तर पर कोई जांच हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करे कि भाई कौन कौन मिले हुए थे, पता लगे, जनता मांग करे तो ही संभव है, अन्यथा ये खुलासा नहीं हो सकता। इसमें जो एक और बात थी उस समय जो चलती थी काफ़ी, वो ये थी कि आप उस समय सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक मुहिम चला रहे थे। जो भी भ्रष्टाचारी थे आप वीडियो भी बनाते थे, और जिस तरीके से होता था तो वो चाहे कार्यपालिका में हो, चाहे विधायिका में हो, कहीं भी हो, या ब्यूरोक्रेसी में हो, हर एक के खिलाफ। लेकिन उस समय क्या हुआ कि आपने एक वीडियो क्लिप बनाया, वो न्यायपालिका से संबंधित था। तो कई लोगों का कहना था कि आप सभी लोगों पर कर रहे हैं अटैक, लेकिन कम से कम अपने पैसे को तो छोड़ दीजिए। तो आपने, अब वो लोगों का मानना था कि एक गलती रही कि आपने अपने पैसे को ही टारगेट किया, तो इस वजह से आपके जो पैसे वाले लोग थे वो भी नाराज हो गए, और इस वजह से ये सभी ने मिलजुल के। मैं ये सत्य कह रहे हैं आप बिल्कुल, लेकिन आप मुझे बताइए किन किन को छोड़ देना चाहिए था, मुझे बताइए। मुझे आज भी इसका दुख नहीं है। और न्यायपालिका में 1.25 लाख वकील हैं, और 1.25 लाख वकीलों में से 1,24,000 वकील नहीं चाहते कि हमारा हाईकोर्ट जज, सेशन जज या मजिस्ट्रेट या उसका पेशकार या उसका चपरासी भ्रष्टाचार करे। तो न्यायपालिका नहीं चाहती, लेकिन भ्रष्टाचार चूंकि मनुष्य में है, मानव स्वभाव है, तो वो करते हैं, तो वहां भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। तो क्या मैं न्यायपालिका को छोड़ दूं और बाकी सबको पकड़ लूं? तो मुझे लगता है सत्य, भाई मेरा अपराध यही तो है कि मैंने सत्य जनता को बता दिया। आप मुझे बताइए इसके अलावा मैंने क्या अपराध किया? आप मेरे खिलाफ, सरकार एक मर्डर का मुकदमा करती है, मर्डर के मुकदमे में कम से कम रिक्वायरमेंट होती है किसी की लाश, चाहे किसी और के भी मुंह फोड़कर लाश ला दो, चेहरा फोड़ करके। मेरे खिलाफ जिसके मर्डर का मुकदमा है वो तो जिंदा है। आप कल्पना करिए कैसे मुकदमे हैं। मेरे खिलाफ अशोक गहलोत ऐसा मुकदमा करता है कि गोवर्धन सिंह गैस कनेक्शन होते हुए 18 लीटर केरोसिन और 40 किलो गेहूं राशन डिपो से खरीदे, यह मुकदमा है। क्या कर लेंगे आप इसका? 11 दिन तक की पुलिस कस्टडी और 39 दिन जेल। आपको लगता नहीं कि न्यायपालिका या पुलिस या सरकार इसमें मिली हुई थी? और अशोक गहलोत उसमें लाखों रुपए का स्पेशल वकील को पेमेंट करता है कि तू किसी भी कोशिश कर गोवर्धन सिंह को जेल में रख। उस समय एक और जो एक बड़ा आरोप लग रहा था वो ये था, जैसे जो कुछ लोग थे जो हो सकता है कि अफवाह फैला रहे हों या षड्यंत्र का हिस्सा हो, वो ये था कि आपके खातों में एक बहुत बड़ी राशि मिली थी। किसी अखबार ने तो ये भी पब्लिश करा था कि वो 22-23 करोड़ राशि थी, 4 अकाउंट्स में मिली थी। तो उनका मानना था कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट या वकील के रूप में बनके ये जो बड़े ताकतवर लोग हैं उनको ब्लैकमेल करने का भी काम करते हैं, तो इस वजह से इतनी राशि इनके अकाउंट में। आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। आप भारत का या भारत के बाहर का कोई प्रमाण देखिए, कोई अपराधी, गुंडा, बदमाश, हिस्ट्री शीटर, भूमाफिया, ब्लैकमेलर या किसी भी तरह का अपराधी अपराध का पैसा अपने बैंक खाते में डालेगा क्या? और जो आप खबर बता रहे हो 2010 में छपी थी, तो 2010 में अगर मेरे खाते में कोई अवैध पैसा था, अपराध से कमाया हुआ पैसा था, तो इनकम टैक्स ने भी स्क्रूटनी करी होगी ना, पक्का ही करी होगी। आज तक मेरे पर 1 रुपए का जुर्माना इनकम टैक्स ने नहीं लगाया, क्योंकि सब कुछ अकाउंटेड था, गलत पैसा था ही नहीं। तो इनको जो फैलानी थी अफवाह कि भाई दैनिक भास्कर आपके साथ है, न्यायपालिका कुछ लोग आपके साथ हैं, सरकारी वकील आपके साथ हैं, पुलिस आपकी खुद की है, सरकार में आप बैठे हो, मकान तोड़ने वाला आईएएस भी आपके साथ हैं, कुछ भी फैला दो ना। जनता आज अशोक गहलोत को आज भी कोसती है इस बात के लिए कि आपने सच बोलने वाले एक ईमानदार नागरिक के साथ क्या किया, एक ईमानदार वकील के साथ क्या किया। न्यायपालिका के लोगों में भी इतना ही गुस्सा है जितना जनता में इस विषय को लेकर के। तो आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। दूसरा, मैं ये भी, आपने एक अखबार का भी जिक्र करा, तो मैं यहाँ पे ये भी पूछना चाहूँगा कि जो आरोपी बनते ही किसी को भी और उसका एक मीडिया ट्रायल होने लगता है, जैसे एकदम से उसके खिलाफ में तरह तरह की बातें चलती हैं, और जैसा ये भी कि जैसे उसको डिफेम करने के लिए भी चलाया जाता है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपके मामले में भी ऐसा देखा गया था कि ऐसे ऐसे घिनौने आरोप लगाए गए थे जिनकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इनके यहाँ से बरामद हुई है, और फिर उसको अखबार में या न्यूज़ के जरिए बोल्ड करके और प्रसारित करना। चूंकि एक व्यक्ति जो रेपुटेड है और उसकी इस तरीके से इमेज को खराब करना, उससे कैसे देखते हैं आप? देखिए, नेता का यही चरित्र होता है। मैं आपको इस बात को प्रमाण के साथ समझाता हूं।
इन्होंने कहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो फोटो गोवर्धन सिंह के ऑफिस में मिले, लेकिन आपको याद दिलाता हूं, यह कहा 2022 में, और यही बात इन्होंने 2010 में भी कही थी। सेम बात के नग्न तस्वीरें में सेम, मतलब क्या है, इस फिल्म का डायरेक्टर, राइटर, सब कुछ अशोक गहलोत था, 2010 में भी और 2022 में भी। 2010 वाले के लिए आज तक माफिया मांगते घूम रहे, साहब हमारा तो मुकदमा झूठा था, हमने इन्वेस्टिगेशन गलत किया था, और गोवर्धन सिंह को इस बात के लिए ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पर 1 लाख का पेमेंट भी किया सरकार ने, कि हमने आपके खिलाफ झूठे मुकदमे किए। तो 2010 में जो स्क्रिप्ट आप लिखी, 2022 में सेम लिख ली। तीसरी बात मैंने कोर्ट में कही कि सर ये कहते हैं कि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मेरे यहां पर पेन ड्राइव मिला, उसमें नीचे लिखा हुआ कि साहब समस्त सर्च की वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगी। मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, साहब वीडियो रिकॉर्डिंग मंगा लो। आज तक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मंगाई। और आपके पॉडकास्ट में कोई पुलिस अधिकारी या अशोक गहलोत गलती से आ जाए तो उससे पूछना कि साहब आपने सर्च की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई थी, गोवर्धन सिंह ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, एक बार सर्च की वीडियोग्राफी दिखा दो। तो ये खेल है इनका, गोल्ड मेडल लेने की दौड़ है कि साहब कौन सा पुलिस अधिकारी बोले साहब मुझे गोल्ड मिलना चाहिए, दूसरा कहता नहीं नहीं गोवर्धन सिंह को फंसाने में मेरी ज्यादा भूमिका थी, तीसरा कहता है मैंने तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना, हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट को झेल रहा हूं, कोर्टों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दी, गोल्ड मेडल तो मुझे मिलना चाहिए। इसमें आईपीएस भी शामिल है, आईपीएस भी इसमें जिनके खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है गोल्ड मेडल लेने के लिए, अशोक गहलोत को राजी करने के लिए कुछ भी करेगा, ये वाली बात थी। इसलिए ये घिनौने आरोप इन्होंने अनेकों लगाए, जिनको सबको पता है कि क्या था। दूसरा, एक और एक पुलिस कार्रवाई करती है कि जैसे किसी आरोपी को वो गिरफ्तार करते हैं तो उसको पैदल चलवाते हैं, मतलब शहर में जुलूस सा निकालते हैं इस तरीके का। तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएट करने का है। हो सकता है कि वो अभी तो आरोपी है, अभी दोषी भी नहीं हुआ साबित, तो उसको आरोपी को इस तरीके से लीगली, और ये इसको कैसे देखते हैं? सब कुछ इलीगल है। और ये हाईकोर्ट जो तमाशा देख रहे हैं ना, ये जो किसी भी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देना, फिर उनको पैदल चलाना, फिर उनको गोली मार देना पैर में, ये गोली इन नागरिकों को नहीं मारी जा रही है। हाँ, आजकल ये गोली मारी जा रही है हाईकोर्ट जजों के सिर में, सुप्रीम कोर्ट जजों के सिर में, न्यायपालिका के सिर में, संविधान के सिर में गोली मारी जा रही है। क्योंकि इनको पता लग गया है कि हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, और गोली मारने से, पैदल चलाने से अशोक गहलोत जैसे नेता या कोई भी और अन्य दलों के नेता राजी हो जाएंगे, तो वो सारे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये आपने कहा कि ये जो गोली मारने का, ये तो पुलिस इसको गर्व के साथ में करती है। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि किसी का वीडियो बना करके वो डालते हैं प्रॉपर के गोली मार दी उसमें, या फिर उसको बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं तो उसको लंगड़ाते हुए का वीडियो बनवा के, और पुलिस उसको अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स से उन पर डालती है गर्व के साथ में, और लोग उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। वैसे तो ये दुख की बात है, लेकिन इसका एक पक्ष और है कि अगर कोई क्रिमिनल है, वो बाहर आते ही चाकू मार देता है, किसी गोली मार देता है, अपराध है, तो अपराधी को रोकने का काम तो न्यायपालिका का और पुलिस का ही तो है। सच बात है कि सरकारों का निशाना जो व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ तो ये सारे काम करते हैं। मैं जयपुर के अनेकों उदाहरण बता सकता हूं, जो भूमाफिया हैं, जो भयंकर अपराध करते हैं, और पुलिस और नेता उनके पार्टनर हैं, मिल जाएंगे, आप जानते हैं ऐसे अनेकों। तो वो जो पार्टनरशिप टूटनी तो वो चाहिए थी। आप सच में किसी अपराधी को पकड़ते, गिरफ्तार करते, कड़ी कड़ी सजा दिलाते, ये काम तो करते, लेकिन आप वो तो कर नहीं रहे और कर कुछ और रहे। तो ऐसा आपकी बात के जवाब में मुझे कहना है। अभी सरकार बदल गई है, नए वाले मुख्यमंत्री आ गए, इनकी पुलिस का किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुझे इसके जवाब में कहना है कि आप तो मुझे बताइए, अशोक गहलोत की सरकार का कोई भी ताकतवर व्यक्ति, कोई भी, आप मन में नाम सोचो कुछ भी, आज पावरलेस हो गया हो, ऐसा कोई उदाहरण बता दो आप मुझे। जैसे मैं, बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास है। उस सरकार का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था? देवाराम सैनी। ये सरकार आई, आते ही सबसे पहले उसको बांसवाड़ा टिकाया और आईएएस बना दिया। बांसवाड़ा टिकाने के बाद अशोक गहलोत ने कहा होगा, क्योंकि अशोक गहलोत के पास राय लेने के लिए भजन लाल जी गए 2-3 बार के साथ, मुझे बताओ शासन कैसे चलाना है। तो उसने कहा शासन पूछना बाद में, पहले देवाराम सैनी को ये जहां चाहता है वहां लगाओ। तो भजन लाल शर्मा ने उस देवाराम सैनी को आरएएस से आईएएस बनाया और बांसवाड़ा से उठाकर बीकानेर में लगाया, और आज की डेट में भी देवाराम सैनी उतना ही ताकतवर है जितना पिछली सरकार में था। ऐसा मैंने तो यह भी सुना है कि आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट की पर्चियां जो भजन लाल को भेजी जाती है, वो भी देवाराम सैनी तैयार करता है अशोक गहलोत कहने पर, और वही काम आज चल रहा है। आप जितने लोगों को आप दिखा पा रहे हैं इस बात को,
वो सब जानते हैं। एक भी व्यक्ति जो अशोक गहलोत के कार्यकाल का भ्रष्टाचारी अपराधी सब था, सारे के सारे आज ताकत में है। इसलिए हमेशा राजनीति में चेहरा बदलता है, सत्ता नहीं बदल पाती है। और वो चेहरा भी धीरे धीरे अफसर जो है उसको चपेट में लेते हैं, उससे भ्रष्टाचार कराते हैं, अपराध कराते हैं, लास्ट में वो अफसर उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं। जो कमजोर नेता होता है वो चपेट में आ जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी प्रभावी रहती है कि जो सरकारें हैं वो बदलती रहती है लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमेशा स्ट्रांग रहती है? जब भी कोई एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है या कोई और नेता बनता है, तो ये क्या है कि दूसरे धंधे का, ये जो है राजनीति करने तो माहिर होते हैं लेकिन पैसे कमाने में माहिर ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट्स तुरंत ही बढ़ते हैं, उसके बाद जाते हैं सर 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 चापलूसी करते हुए कहते हैं कि सर ये माइन से ऐसे पैसे आ सकते हैं, ये धंधा कर भूमाफिया के रूप में काम करे तो इससे पैसे आ सकते हैं। वो सारे उल्टे सीधे काम ब्यूरोक्रेसी उनको सिखाती है। फिर उनको लगता है अच्छा पैसा आ रहा है तो सबको अच्छा लगता है, कमाऊ पूत बढ़ जाते हैं। फिर नेता पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद अफसर कहते हैं ब्लैकमेल करने शुरू, बस आप ये करो नहीं तो हम ये कर देंगे। तो बाद में वो एक तरह से गिर जाता है नेता इन बेईमान अफसरों से। पहले ये देखा जाता था कि जो कोई जैसे चूंकि देश का जो पूरी व्यवस्था है उसमें सिस्टम ये है कि अकेला व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, चाहे आप सरपंच जो लोकल ग्राम पंचायत है उससे लेकर और मुख्यमंत्री लेवल का देखो, नीचे भी सरपंच और सेक्रेटरी होता है, एक सरकारी व्यक्ति और एक पॉलिटिकल, या किसी विभाग में भी देखें तो एक मंत्री होता है और एक सेक्रेटरी होता है। तो पहले ही होता था कि पॉलिटिकल व्यक्ति वो तो बच जाता था और जो अधिकारी होते थे उन पर गाज गिरती थी। कई ऐसे अधिकारी होते भी थे जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भी गए। लेकिन अभी उल्टा देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट जो मामला है जल जीवन मिशन घोटाले का, उसमें जलदाय जो मंत्री थे उस समय के महेश जोशी, उनको तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई। लेकिन जो उस समय के सेक्रेटरी थे विभाग के सुबोध अग्रवाल, उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सुबोध अग्रवाल को जब बीजेपी के नेता कुछ कहेंगे कि तुम ये करो या हमको ये चुनाव की व्यवस्था करके दो, पार्टी फंड में पैसे दो, अगर वो नहीं देगा तो उसको भी कर लेंगे अरेस्ट। क्या जल्दी क्या है? आपको जल्दी है क्या उसको अरेस्ट कराने की? जब समय आने दो अरेस्ट कर लेंगे। अगर वो उनके सांचे में सेट नहीं बैठा तो अरेस्ट कर लेंगे, सांचे में अरेस्ट बैठा तो ईमानदार घोषित कर देंगे। अभी जो बाप पार्टी के एक विधायक है उनको भी गिरफ्तार कराया रिश्वत लेते हुए, इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बढ़िया काम किया है, लेकिन मेरा ये कहना है राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 में से लगभग सभी का मतलब अपवाद को छोड़कर ही एमएलए कोई होगा जो प्रश्न पूछने के और प्रश्न नहीं पूछने के पैसे नहीं लेता हो। इनकी कमाई का साधन क्या है? यही है। लेकिन उन्होंने बाप पार्टी के विधायक को पकड़ा। इनको क्या बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को नहीं पकड़ना चाहिए था? रोजाना ले रहे हैं, रोजाना ट्रांसफर के पैसे, इसके पैसे, उसके पैसे, दलाल को दे दो, पीए को दे दो, रोजाना ले रहे हैं। तो बाप पार्टी का व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति है या वो आदिवासी है या क्षेत्रीय पार्टी का व्यक्ति है, उसको क्यों पकड़ना? मैं तो कह रहा हूं सबको पकड़ो ना, समान भाव से पकड़ो। मंशा ठीक नहीं है। पकड़ा ठीक है, 20 लाख मांगे उसको पकड़ा, गिरफ्तार करो, जेल में डालो, सब कुछ करो, लेकिन समान भाव से सबको पकड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। आपने गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र करा। गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ पहले ईडी आई थी चुनाव से पहले, लेकिन जब सरकार आ गई इनकी, उन पे आरोप भी लगे, पेपर लीक में भी बीजेपी ने काफी बड़ा मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, जो कि बहुत सम्मानित पोस्ट है, उसके लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके की भाषा की, उसको भी बीजेपी की जो सरकार है उसने बंगला भी दे रखा है और कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। जहां तक कि वो तरह तरह के पर्ची सरकार भी उनकी उपज थी। मुझे एक बात हमेशा लगती है, मैं पहले भी कहता हूं, बीजेपी अगर किसी राजस्थान की कांग्रेस के नेता से किसी से डरती है तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा। सच में डरती है उससे। मतलब बीजेपी आने पर जो सबसे पहले जेल जाना चाहिए था वो गोविंद सिंह डोटासरा था, लेकिन बीजेपी ने आते ही सबसे पहले कहा, देवता आपको हम मंत्रियों वाला सरकारी बंगला अवैध रूप से दे रहे हैं, शांति रखना। वो कहता नहीं, शांति नहीं रखूंगा, डंडे मारूंगा तुम्हारे। फिर भी कोई बात नहीं, डंडे मार देना, फिर भी शांति रखना। ये जो गोविंद सिंह डोटासरा की क्वालिटी है कि वो क्यों ब्लैकमेल कर पा रहा है बीजेपी के नेताओं को, मुझे पता नहीं, लेकिन यह वही व्यक्ति है जो आरएसएस को बिल में घुसा दूंगा, जो मतलब कहता है बीजेपी का, हाँ बहुत पता नहीं। लेकिन मुझे एक बात हमेशा से लगती है, बीजेपी के नेताओं को सर्वाधिक किसी कांग्रेसी नेता से डर लगता है तो वो गोविंद सिंह डोटासरा है। कारण के लिए तो कोई इनको एजेंसी को जांच करनी पड़ेगी कि क्या ऐसा कारण है, कैसी नस उसने दबा रखी है, वो एक अलग बात है। अब एक और मैं सवाल पूछूंगा आपके पेशे से रिलेटेड ही, कि आपने इस साल एडवोकेट, जो आपका पेशा था एडवोकेसी, उसको आपने कंटिन्यू नहीं करने का फैसला लिया है, तो ये फैसला आपने किस तरह लिया?
ये फैसला मैंने लिया है, दिख रहा है, लेकिन ईश्वर ने तय किया है कि गोवर्धन सिंह, तेरे पास जो हमने काम कराना था तेरे से, तेरे को माध्यम बनाकर इस हिंद की जय का जो काम करना था, वो हिंद की जय का काम एडवोकेट गोवर्धन सिंह होने के नाते बाधित हो रहा था। यानी एडवोकेट तो मैं आज भी हूं, एडवोकेट होने से मेरे जो कोर्ट के काम है सुबह दिन रात शाम, उससे हिंद की जय में कुछ बाधा पहुंच रही थी। तो ईश्वर ने कहा कि तू हिंद की जय का काम कर। तो मेरा ऑफिस सेटअप, मेरे और साथी सब वकालत में है ही, मैं भी समय मिलने पर अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद भी करता हूं, किसी पब्लिक इंटरेस्ट मामले में जाऊंगा भी। लेकिन मुझे लगता है मेरा अधिकतम समय ईश्वर ने कहा कि तू इन नागरिकों के लिए, जनता के लिए और हिंद की जय में लगा। मैंने वो निर्णय लिया। तो उसमें आप नागरिकों के लिए अब क्या आपका आगे की रणनीति है, किस आप देखिए, लगातार बड़ी बड़ी रचनाएं खड़ी कर रहे हैं जो देश में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। आपके वीडियो के माध्यम से बताता हूं, वकीलों को संगठित करके जो नीडर कौम है उनको भी समाज के हित में कैसे लगाया जा सकता है। इसके अलावा ये आजकल अखबार और न्यूज चैनल तो कोई देखता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत देखते हैं। उनको भी संगठित करके एक मंच पे ला करके उनसे भी देश के हित में क्या कराया जा सकता है उसकी कोशिश चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो एंटी करप्शन जो है काम करते हैं, आरटीआई में सूचनाएं मांगते हैं, भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, और जो लॉ के स्टूडेंट हैं जो आने वाले समय में न्यायपालिका में कुछ शुचिता के लिए काम करेंगे, इन सब की अलग अलग बड़ी बड़ी रचनाएं हमने खड़ी कर दी है। लोग जुड़ गए हैं और अब उनसे अलग अलग तरीकों से काम देश के हित में कराना है। एक आप ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी कुछ कर रहे हैं जिस तरीके का, मैंने देखा आपका सोशल मीडिया, वो क्या है? देखिए, ईडब्ल्यूएस आपने कानून तो बना दिया, और कानून बनाने के बाद ईडब्ल्यूएस को ओबीसी की तरह जो कानून में शक्तियां थी वो दी नहीं। सरकार का एक केवल कागज लगेगा, एक सिग्नेचर लगेगा, उसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण वालों को उतनी ही शक्तियां प्राप्त हो जाएगी, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो चाहे अन्य बात हो, वो जैसे ओबीसी को मिलती है। कानून में है, लेकिन सरकारों की मंशा ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस वालों के इन हितों की रक्षा की जानी चाहिए। अभी ईडब्ल्यूएस में भी काफी विसंगतियां हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो सक्षम लोग भी हैं वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से। ये दुर्भाग्य की बात है। में भी ऐसा देखा गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ओबीसी आरक्षण में भी सेम ताकतवर लोग जो है हक खा गए उन्हीं ओबीसी लोगों का जिनका वो हक था। इसी प्रकार से एससी एसटी में अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वह भी ताकतवर लोग उस आरक्षण में जिसका हक था उनका हक खा गए। यही काम ईडब्ल्यूएस में चल रहा है। हालांकि उस कानून में विसंगतियां हैं, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां वो अलग थी, देश में भी अभी ईडब्ल्यूएस यहां जो शर्तें हैं वो साधारण शर्तें नहीं है, असाधारण शर्तें हैं जो गलत है, अन्याय है ईडब्ल्यूएस के साथ। तो मुझे लगता है आरक्षण व्यवस्था में जो लाभ उठा रहे हैं सच में वो हकदार थे नहीं। हकदार जो थे, जो गरीब थे, शोषित थे, वंचित थे, उनको तो इस आरक्षण का लाभ, चाहे एसटी हो, एससी हो, गुर्जर आरक्षण हो, ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उनको नहीं मिल रहा है। एक और आप नागरिकों को मालिक कहते हैं, ये आपके मन में किस तरीके से ख्याल आया? मैं कहां कहता हूं, मैं संविधान, कानून, लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन, लोकतंत्र, वो तो कानून में लिखा है, संविधान में लिखा हुआ है। मालिक भूल गया क्योंकि जो लोक सेवक था, हमारा सेवक था, पब्लिक सर्वेंट अंग्रेजी में था, ये नेता, अफसर, जज, ये जो लोक सेवक थे कानून में लिखा हुआ है, आईपीसी में परिभाषा है उनकी। उन्होंने अपने आप को मालिक समझने लग गए और जनता जो मालिक थी उन्होंने अपने आप को सेवक समझना शुरू कर दिया। तो मैं तो जो संविधान कानून में लिखा हुआ वो बता रहा हूं कि भाई आप मालिक हो, ये लोक सेवक है, तो उसमें मेरा तो कुछ बताया हुआ नहीं है। बिल्कुल, जैसे आपने लोक सेवक का जिक्र करा, तो अंग्रेजों के समय में जो था वो आईसीएस था, यानी इंडियन सिविल सर्विस, तो इनको सिविल सर्वेंट कहते थे जो लोक सेवक हो गया। लेकिन अब तो परिभाषा ही बदल गई उसकी, अब ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इन्होंने खुद को उसी रूप में ही बदल लिया है। नहीं, ये इन्होंने शब्दों का माया जाल किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखने से क्या है, कानून में है तो लोक सेवक ही ना। संविधान कानून में लिखा हुआ है लोक सेवक, अंग्रेजी में पब्लिक सर्वेंट। ये शर्म आती है इनको कहने में। वही तो। आप मुझे बताइए, एक आईएएस राजा की तरह बैठता है, जनता से मिलता नहीं है, नेताओं की चापलूसी करता है, लेकिन उसको लोक सेवक बोलो, साहब आप तो लोक सेवक हो, अच्छा, नाराज हो जाता है, गिरफ्तार करवा देता है, पकड़वा देता है। क्यों? क्योंकि जनता ने अपने आप को मालिक मानना बंद कर दिया। तो अब जनता द्वारा से मालिक कैसे बनना शुरू कर सकती है खुद को? जनता को पता चलना चाहिए। जामवंत ने भगवान हनुमान जी को जब ये बताई उसकी शक्तियां कि साहब आप में तो ये शक्तियां हैं,
तो इसी प्रकार से आपके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम जनता को वापस बताएंगे जो सत्य था कि आप मालिक हो, आपकी शक्तियां हैं, तो ये भी उड़ पाएंगे हनुमान जी की तरह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा और फ्रूटफुल पॉडकास्ट रहा। थैंक यू सो मच।